हेलो दोस्तों, रेस IAS एकेडमी लालपुर रांची में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन का कार्यक्रम, और हम इसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। और चूंकि साइंस का महत्व सभी तरह के परीक्षाओं में ज्यादा बढ़ रहा है, और अभी झारखंड में जो भी मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें आगे JPSC, अभी जो वर्तमान में CDPO का 64 सीट निकला हुआ है, 64 सीट, उसमें साइंस के काफी क्वेश्चन होंगे। और जो JSSC CGL होने वाला है, उसमें भी साइंस के काफी क्वेश्चन होंगे। और इनके क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वह जिस प्रकार से होने की संभावना है, ज्यादातर हम क्वेश्चन उसी प्रकार से सिलेक्ट करके ले आ रहे हैं। तो चलिए हम इसमें ज्यादा देर ना करते हुए आज के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। और आशा है कि जो प्रश्न का हम सिलेक्शन कर रहे हैं वह आपके आने वाले परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करेगा, काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाएगा। और अगर आप हमारा प्रोग्राम डेली का डेली आप देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाने में आपको यह मदद करेगा। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इन प्रश्नों से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करना, शेयर करना और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण जो हमारा विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें पहला प्रश्न क्या है आपके समक्ष स्क्रीन पर। तो चलिए आपके समक्ष स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, और श्वसन आप याद रखिएगा पादप भी करते हैं। और हर किसी में श्वसन के अंग अलग अलग हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपने त्वचा से श्वसन करते हैं, कुछ में क्लोम होते हैं, कुछ में एक स्पेशल ट्रैक बना हुआ होता है, ट्रैकिया वो होता है, और कुछ में फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो अब पहला जो प्रश्न है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, क्या श्वसन करते हैं? तो इसके लिए आपके समक्ष ऑप्शन है फेफड़ों से, त्वचा से, क्लोम से और वातक तंत्र से। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों, यह है वातक तंत्र से। और फेफड़ों से जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो फेफड़ों से आप जानते हैं कि मनुष्य, पक्षी वगैरह जो जीव हैं वह फेफड़ों से श्वसन करते हैं। त्वचा से जो कुछ उभयचर प्राणी हैं, जैसे मेढक है, तो वह भी त्वचा से करता है, और उसके लिए दूसरे अंग भी हैं। साथ ही केंचुआ है तो वह त्वचा से करता है। क्लोम जो है, इससे मछलियां और झींगा यानी प्रॉन और सीप यानी अंग्रेजी में सेल, सीप शंख जो है वह क्लोम से श्वसन करते हैं। तो अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग श्वसन तंत्र बना हुआ है। और श्वसन तंत्र का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसका जो काम करने का श्वसन तंत्र का मानव में तरीका है, वो पूरा हमारे ऑनलाइन जो लेक्चर है उस पर पूरा बताया गया है। आप उस ऑनलाइन लेक्चर को देखिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो इसके लिए आपके समक्ष स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं। पहला कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा रॉबर्ट कोच और चौथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के आसपास जो है रक्त समूह की खोज की थी। और आप जानते हैं कि मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, A, B, AB और O। और इसमें
ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, और एबी को सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वह सभी से रक्त ले सकता है। जो इसमें आपका विलियम हार्वे है, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया है। जो रॉबर्ट कोच है, तो इन्होंने हमारे एक महत्वपूर्ण टीका का निर्माण किया है। तो वो टीका क्या है वो आप हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-29 में पेनिसिलियम, तो इसके लिए जाना जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आपके समक्ष अगला जो प्रश्न है तीसरा, वह है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो मानव का जो किडनी है, गुर्दा जिसको कहा जाता है, उसमें पथरी का निर्माण होता है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग पथरी से पीड़ित होते हैं और फिर जाकर के लेजर से उस पथरी का ऑपरेशन करवाते हैं। तो आखिर में यह पथरी किसका बना होता है? आपके समक्ष विकल्प है, पहला सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की और कैल्शियम की। तो जो लोग भी इसके बारे में जानते होंगे वह अपना इमेजिनेशन कर चुके होंगे कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो इसमें सही उत्तर जो दोस्तों है वह है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है हमारा जो किडनी 3 भागों में विभाजित है, उसमें पेल्विस में जहां से हमारा यूरेटर यानी 2 मूत्र नलिकाएं निकलती हैं, तो वहां उस मुहाने पर कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण पथरी के जैसा छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। और इसलिए फिर पेशाब उस यूरेटर से आपका जो यूरिन ब्लाडर है वहां जाने में, यानी मूत्राशय है जहां पर 300 ml के आसपास, 300 ml के आसपास हमारा मूत्र जमा होता है। और उसके बाद वह स्फिंक्टर पर जोर लगाता है और हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजता है। उसके बाद कहता है कि आप हमारे इस मूत्र को खाली कीजिए ताकि उसमें आगे नए जो मूत्र का निर्माण हो रहा है किडनी में, वह वहां आकर के जमा हो सके। तो यह पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं? तो अगर आप पादपों के बारे में पढ़िएगा तो पादपों के लिए 16 तत्व जो है अनिवार्य माने गए हैं, और 16 में 10 जो अधिक अनिवार्य माने गए हैं, जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी जो है बड़े पोषक तत्व कहते हैं, और 6 को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और ये 16 पौधों के वृद्धि, विकास और उनके अन्य दूसरे कार्यों के लिए काफी जरूरी होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है कि पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक क्या नहीं है। तो उन 16 तत्वों में क्या नहीं है? आपके समक्ष विकल्प है, पहला ताम्र, दूसरा बोरॉन, तीसरा सोडियम और चौथा जस्ता। तो ताम्र, बोरोन और जस्ता ये तीनों जो है पौधों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो उत्तर होगा वह सोडियम। हालांकि सोडियम मानव के लिए जरूरी है, और मानव में सोडियम और जो पोटासियम है ये हमारी तंत्रिका तंत्र को जो है उसके इंपल्स को सही बनाए रखने में, हमारे ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सोडियम हम जो है नमक से प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे भी शरीर में इसकी काफी सूक्ष्म मात्रा की जरूरत होती है। अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में खाते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं, तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसको नियंत्रित करने की हमारे मानव शरीर में जरूरत होती है। सोडियम का कम उपयोग करना है, नमक कम खाना है, लेकिन पादपों के लिए सोडियम ज्यादा आवश्यक नहीं होता। तो इसका उत्तर सोडियम है। अगला जो आपके पास 5वां प्रश्न है वह है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप जितने भी विटामिन पढ़े हुए हैं, एक तो विटामिनों को आपको मैं यहां बता दूं कि 2 भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, फैट्स में। तो विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है, जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है? आप हमारे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, ताकि इससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है और तैयारी को और आगे कैसे बढ़ाना है।
हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है उसको कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जो इसमें ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं वह है पहला साइट्रिक अम्ल, दूसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा टार्टरिक अम्ल और चौथा एसेटिक अम्ल। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है उसका रसायन जो आपका नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। और जानते हैं कि विटामिन सी आंवला, नारंगी, नींबू यानी जैसे खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है और विटामिन सी के कई सारे कार्य हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है घावों को तेजी से भरना। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को भी यानी प्रतिरक्षा तंत्र को भी बूस्ट करता है, इसको बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसमें जो दूसरे दिए गए हैं साइट्रिक अम्ल ऑप्शन में, टार्टरिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, ये कहां पाए जाते हैं इसको भी आपको जानना चाहिए और यह परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसका एनालिसिस यहां पर कर देते हैं। साइट्रिक अम्ल जो है वह खट्टे फलों में पाया जाता है और जितने भी खट्टे फल हैं जैसे अभी हमने नाम लिया, नारंगी है और आंवला है और नींबू है, ऐसे जो भी खट्टे, मौसमी है, जो भी खट्टे फल हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है वह इमली वगैरह में पाया जाता है और एसेटिक अम्ल जो है वह कुछ फलों में पाया जाता है। इसी से विनेगर वगैरह का निर्माण होता है। विनेगर जो घरों में आप कोई चीजों में यूज करते हैं। तो ये अलग अलग अम्ल है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल है, इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल है। तो ये सब अम्ल कहां कहां पाए जाते हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आप हमारे चैनल में जाइए, जो साइंस का हमारा क्लास है उसको देखिए और उससे लाभ उठाइए। अगला जो आपका है छठा प्रश्न, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। आप याद रखिएगा कि अल्फा क्रिएटिन क्या है, एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। तो किसमें उपस्थित रहता है आपके समक्ष विकल्प है। पहला त्वचा में, दूसरा रक्त में, तीसरा ऊन में और चौथा अंडा में। तो जो अल्फा क्रिएटिन है वह हमारे त्वचा में उपस्थित होता है और कह सकते हैं कि यह कुछ जो पिगमेंट वगैरह के निर्धारण में मुख्य भूमिका अदा करता है। और रक्त में, ऊन में और अंडे वगैरह में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे रक्त में फाइब्रिनोजन है, ग्लोबिन है। तो ये सब रक्त में पाए जाने वाले जो है मुख्य प्रोटीन है। ऊन में इसी तरह से दूसरे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सभी में प्रोटीन अलग अलग हैं। प्रोटीनों की संख्या लाखों में है। प्रोटीनों की अलग अलग प्रकार के प्रोटीन जो है। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो शहद में जैसा कि आप देखते हैं कि वह खाने में काफी मीठा लगता है, तो यानी शहद एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन में जो आपको दिया गया है इसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है और माल्टोज है। तो जितने चार ऑप्शन आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, यह सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रतिरूप है। आप अगर पढ़े होंगे पोषक में तो मैं एक बार यहां आपको याद दिला देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट को मुख्य तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक मोनोसेकेराइड्स, दूसरा डाइसेकेराइड्स और तीसरा पॉलीसेकेराइड्स। और इसमें भी अलग अलग जो है वह कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप प्राप्त होते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड्स में आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है या फ्रक्टोज और तीसरा गलैक्टोज है। डाइसेकेराइड्स के पार्ट में जो आप यहां तीसरा और चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, सुक्रोज, माल्टोज और तीसरा लैक्टोज, यह तीन जो है वह डाइसेकेराइड्स के पार्ट है। और जो पॉलीसेकेराइड्स है उसमें जो है शामिल होते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन और काइटिन। ये पॉलीसेकेराइड्स के जो है वह फॉर्म है, उनके रूप है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर पादपों में जो भोजन संचित होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। तो यहां पर जो है कि शहद
में ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें क्या सही उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा फ्रक्टोज, और ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न है फ्रक्टोज। और आपको जैसा बताया हम एनालिसिस में कि फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स का भाग है। अब अगला आपके समक्ष जो 8वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन है? तो आप जानते हैं कि हम मानव शरीर में अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का स्राव होता है, और सबसे अधिक हार्मोनों का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है जो मस्तिष्क में है, और जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो अब यह है कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, तो उसमें किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो चलिए, जो आपके समक्ष ऑप्शन है, विकल्प है, उसमें है पहला इंसुलिन, दूसरा टेस्टोस्टेरॉन, तीसरा एड्रेनालिन और चौथा थायरॉक्सिन। तो इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो है यह कहां से स्रावित होता है? तो वह है थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले के आसपास होता है, जो हमारा लैरिंक्स और फेरिंक्स है, उसी के पास से अवस्थित होता है थायराइड ग्रंथि, और इसी से थायरॉक्सिन, जिसे T4 हार्मोन भी कहा जाता है, वह स्रावित होता है। और यह T4 हार्मोन जो है, T4 और T3 दो तरह के हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, उसमें 90% जो है आपका यही थायरॉक्सिन होता है। इंसुलिन जो है वह हमारे अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है, और जो हमारे ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है, यानी डायबिटीज नहीं होने देता। अगला जो आपका है टेस्टोस्टेरॉन, यह हमारे पुरुषों में वृषण से जो है यह उत्पादित होता है, जो हमारे आपके अंडकोश है उसमें वृषण मौजूद होता है, टेस्टीज, और वहां से टेस्टोस्टेरॉन का स्राव होता है। और एड्रेनालिन जो है वह हमारे जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो है वह अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, और उसमें जो है यह एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता है। और एड्रेनालिन जो है वह इसको कहा जाता है फाइट एंड फ्लो हार्मोन, यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन, या इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका थायरॉक्सिन। अगला जो प्रश्न है वह मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम प्रभावित अंग है। तो कौन सा रेडिएशन से जो हमारा कौन सा अंग सबसे कम प्रभावित होता है? तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं ऑप्शन में। तो विकल्प में है मस्तिष्क, फेफड़ा, आंख और हृदय। तो विकिरणों से सबसे कम प्रभावित जो हमारा अंग है वह है मस्तिष्क। अन्य अंग जो है फेफड़ा, आंख और हृदय विकिरणों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क इसलिए कम प्रभावित होता है कि हमारे बाहर जो मस्तिष्क के ऊपर क्रेनियम का खोल होता है, और इसको भेद करके अंदर जा पाना, जो हमारा सेरिब्रम वगैरह है, मस्तिष्क का पार्ट, वहां तक पहुंचना थोड़ा रेडिएशन के लिए बैरियर है, उसके बीच में लगा हुआ, इसलिए वो कम प्रभावित होता है। फेफड़ा भी हालांकि हमारा अंदर ही पार्ट है, लेकिन यह जिस खोल से है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, तो उससे होकर रेडिएशन पास कर जाता है, क्योंकि यहाँ आपका त्वचा, यानी आप देख रहे हैं जो मसल्स हैं, तो मसल्स के अंदर होते हुए पहुंच जाता है, उसको भेज देता है विकिरण। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो ये तो आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा। विकल्प में है रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट और एप्पल। तो इसमें सही उत्तर है आर्यभट्ट, और यह 1975 में लॉन्च किया गया। यहाँ हमारे यहाँ से आर्यभट्ट, आप जानते हैं कि गुप्त काल के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही रखा गया है। भास्कर भी महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। तो जो भी हमारे नाम रखे गए उस समय के आपके अंतरिक्ष यानों का या उपग्रहों का, तो वो सब काफी सोच समझ करके हमारे जो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर या कुछ चीजों को जोड़ करके बनाए गए हैं। तो आर्यभट्ट है, और विश्व में जो छोड़ा गया पहला अंतरिक्ष यान है, आप जानते हैं कि वह रूस ने छोड़ा है, और वह 1957 में स्पुतनिक ने को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो यह है आपका आज के 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण
प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि आपको हमारा यह विज्ञान प्रश्नोत्तरी का महामंथन जो प्रोग्राम है वह बेहद रोचक लग रहा होगा और आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, प्रतिदिन इसके साथ जुड़िए और हमारे इस विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन के जो प्रोग्राम है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। तो आज हम इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, फिर अगले दिन नए प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।